वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और डेफिनेटली आप लोगों ने टेस्ट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और अच्छा स्कोर किया होगा। सो रिवीजन चालू रखिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और एक चीज़ और, अपने नंबर अपने नाम के साथ जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम लोग भी अवेयर हों कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। ओके, सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे या ट्रिकी होंगे, और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेंशन ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 103। तो यहां पर ये तो सिंपल सा ही है, दैट इज गोल्जी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, द सिस्टर्नी इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैव अ सिस फेस एंड अ ट्रांस फेस। ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 है, द सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस एंड ट्रांस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग फेस। तो हमें मालूम है दैट इज कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी और इसे आउल और कैट के नर्व सेल में इसे खोजा था। ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी मेन साइट होता है पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग का। पैकेजिंग मतलब कोई चीज को सेल के अंदर या सेल के बाहर डिलीवर करना है, सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, या सेल विद इन सेल ही डिलीवर करना है, तो उसको वेसिकल में पैकिंग किया जाता है, जो कि गोल्जी बॉडी में होता है। या किसी केमिकल का कोई मॉडिफिकेशन करना है, केमिकल मॉडिफिकेशन की प्रोसेस, दैट इज प्रोसेसिंग भी जो है वो गोल्जी बॉडी में होती है। तो जब हम गोल्जी बॉडी को देखते हैं तो ये सिस्टर्नीज होते हैं। सिस्टर्नीज जो कि न्यूक्लियर के पास कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। इसमें एक सिस फेज होती है और एक ट्रांस फेज होती है। ठीक है। तो सिस फेज ये जो रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, या सिंपल सा हम इसको इस तरीके से लेते हैं। ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आइदर आरईआर और एसईआर। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो मतलब वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं है, दैट इज फ्रीली पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो एक्सपोर्टेड प्रोटीन को मतलब ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन को नहीं सिंथेसाइज करते। जबकि ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोज ये है, इसने इसकी सरफेस पर जो राइबोसोम थे उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में ये प्रोटीन को रिलीज कर दिया। ये यहाँ से एक वेसिकल बनेगी और ये जैसे ये वेसिकल मूव करते आ रही है, किसके ऊपर मूव करती है? दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। जैसे ट्रैक में रेलवे ट्रैक में रेल चलती है, उसी तरीके से एक एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ। एंड देन अल्टीमेटली ये आकर के गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी की सिस फेज, जिसे कि हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, उससे फ्यूज हो जाती है। ठीक है। अब ये सिस्टर्नी जो है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पर जैसे ये मूव हो रही है और यहाँ पर जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं इनकी प्रोसेसिंग करेंगे, दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन। जैसे रफ ईआर ने प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, अब इसमें हमें लिपिड अटैच कराना है या कार्बोहाइड्रेट कराना है, लिपोप्रोटीन बनाना है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, तो वो काम हमें कौन करके देगा? दैट इज गोल्गी बॉडी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब हम ह्यूमन में बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रो इंसुलिन की बात करते हैं, तो प्रो इंसुलिन में क्या होता है? ए होता है, ए पॉलीपेप्टाइड होता है, सी पॉलीपेप्टाइड होता है, फिर बी पॉलीपेप्टाइड होता है। आपको मालूम ही है, ए पॉलीपेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड, सी पॉलीपेप्टाइड में 31 और बी पॉलीपेप्टाइड में 30 अमीनो एसिड होते हैं। इसको फंक्शनल यानी एक्टिव इंसुलिन बनाने के लिए हमें इस सी पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रेच को निकालना होगा। ठीक है। तो ये निकालने का काम जो है दैट इज गोल्गी बॉडी में होगा। फिर और ए और बी के बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बना करके देगा? दैट इज गोल्गी बॉडी के अंदर ही ये सारा काम होगा। यहां पर आरईआर आ गया, सॉरी प्रो इंसुलिन आ गया। प्रो इंसुलिन में जो भी केमिकल मॉडिफिकेशन है वो हमें गोल्गी बॉडी करके देती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? दैट इज रफ ईआर है तो उसने प्रोटीन बना के दे दिया, एसईआर है तो उसने लिपिड बना के दे दिया। उसमें जो भी केमिकल मॉडिफिकेशन या और किसी केमिकल का कोई मॉडिफिकेशन करना है वो हमें गोल्गी बॉडी करके देगी। फिर ये इसके ट्रांस फेस या एम फेस है, दैट इज मैचुरेशन फेस। वहां से ये जैसे यहां पर बना, ये फाइनल फॉर्म में आ चुका है। अब इसको एक वेसिकल में भर दिया जाएगा, इसको यहां पर वेसिकल में भर दिया जाएगा और वेसिकल जो है इससे रिलीज हो जाएगी और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनको इसके डेस्टिनेशन यानी इनको जहां भेजना है वहां भेज देंगे। ओके, सो ये चीज हमने देखा। तो अब देखो क्या है स्टेटमेंट? द सिस्टर्नी इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैव अ सिस फेस एंड ट्रांस फेस। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, द सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस।
ठीक है, यहाँ पर आकर के फ्यूज होती हैं, फिर चीज़ों का केमिकल मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग होती है। देन ट्रांस फेज जो है, उससे ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं, जहां से प्रोसेस्ड आइटम जो है डिलीवरी के लिए निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर हो जाता है हमारा दैट इज डी। क्वेश्चन 104 में देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। इफ यू रिमूव द फिम्ब्री फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। यदि आपने बैक्टीरिया की सरफेस से उसमें प्रेजेंट फिम्ब्रीज को निकाल दिया तो क्या होगा। तो फिम्ब्री का फंक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से जो लिखा जा रहा है उसमें फिम्ब्री का फंक्शन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है दैट इज बैक्टीरियल सेल है, और इसमें फिम्ब्रीज जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, ये भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और सरफेस स्ट्रक्चर में हम फ्लैजिला भी देखते हैं, ओके, और पाइलस भी देखते हैं जिसे हम पिली भी कहते हैं, ठीक है। तो पाइलस जो है ये भी पाइलिन प्रोटीन का बना हुआ है, और ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एक तरीके से एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, वहां कोई माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली यदि हम पूरा एनालाइज करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनिज्म में, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना। तो ये जो पाइलस है दैट इज, जिसे हम पिली कहते हैं, प्लूरल में पिली हो जाएगा, तो पिली का फंक्शन यही है कि किसी तरीके से ये जैसे ए बैक्टीरियल सेल है और ये बी बैक्टीरियल सेल है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो है ये पिली के थ्रू इसमें पहुंचा दिया जाए। तो दैट इज पाइलस का तो काम हो जाता है, दैट इज वो एक तरीके से बैक्टीरिया में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इमिटेशन होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियल सेल, वो जो होता है पाइलस के थ्रू होता है। जबकि जो फिम्ब्री होती हैं ये संख्या में अधिक होती हैं, छोटी होती हैं, इनका काम होता है इन बैक्टीरियल सेल को उनके सबस्ट्रेटम यानी जहां वो रहते हैं वहां से उसको चिपका करके रखे, यानी उनको वहां पर एंकोरेज फिक्स करके रखे, ठीक है। तो जैसे नेसेरिया गोनोरिया जो कि ह्यूमन में पैरासाइट है, ठीक है, गोनोरिया डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है, उसमें जो फिम्ब्रीज होती हैं वो ह्यूमन टिश्यूज से उसको अटैच करके रखते हैं। यदि आपने फिम्ब्री निकाल दिया तो अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, वो अपने सबस्ट्रेटम यानी उसको जिस टिश्यूज के साथ या जैसे सपोज रॉक के साथ या कहीं पे भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होना है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो स्विमिंग के लिए है नहीं ये, ठीक है। द बैक्टीरिया वुड नॉट एडहेयर टू द होस्ट टिश्यू, दिस इज द राइट आंसर। फिम्ब्री कोई ट्रांसपोर्टेशन से इन्वॉल्व नहीं है। द शेप ऑफ द बैक्टीरिया वुड चेंज, वो शेप जो है वो सेल वॉल प्रोवाइड कराती है ना कि फिम्ब्री। दैट इज राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ओके। तो हमने इसमें आंसर देख लिया था ना पहले क्या है, दोनों स्टेटमेंट राइट थे, ओके। देन क्वेश्चन 109 को देखते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो सिंपल है, हम एक यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो मेनली जो है डीएनए का साइट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ये क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, उसमें आरएनए भी होता है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये दैट इज न्यूक्लियस में डीएनए जो है और चीजों के साथ मिलकर के क्रोमेटिन के फॉर्म में है। लेकिन हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में ये दो सेल ऑर्गेनेल हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल है तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में भी हम बैक्टीरिया के समान सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन देखते हैं, ठीक है। और उसका ये है कि हम इसके लिए मार्गोलिस के एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी पढ़ते हैं। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी हमें ये बताती है कि कभी एक टाइम रहा होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में होंगे। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में यूकैरियोटिक सेल बनी और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कभी एक टाइम में प्रोकैरियोटिक सेल के थ्रू के समान थे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहे थे। यूकैरियोटिक एंड ये सो कॉल्ड जो कभी प्रोकैरियोटिक सेल थे उनके बीच में सिम्बायोसिस चालू हुई, और ये सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म इतना सक्सेसफुल हुआ कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना डीएनए जो है न्यूक्लियस को ट्रांसफर करना शुरू किया, ठीक है। तो आज के टाइम में उन्होंने जैसे सपोज इनका इनिशियली जब ये प्रोकैरियोटिक सेल के समान रहे होंगे तो हो सकता है इनका डीएनए इतना बड़ा रहा हो, इसमें से हो सकता है उन्होंने इतना डीएनए ट्रांसफर कर दिया और डीएनए का कुछ पार्ट अभी भी उनमें प्रेजेंट है। यदि सपोज क्लोरोप्लास्ट को 100 काम करने हैं, 100 एंजाइम बनाने, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये नंबर ले रही हूँ, तो उसमें से आज की डेट में वो 30 खुद बना पाता है, जबकि 70 एंजाइम्स को बनाने के लिए उसको न्यूक्लियस का
न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए का मुंह देखना पड़ता है। तो ये मतलब ये प्रपोज किया गया है, ये ट्रांसफर हुआ होगा या स्टिल ये ट्रांसफर ऑनगोइंग होगा, तो ये मतलब एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन आप ये देखो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल के समान दिखाई देते हैं। दैट इज इनमें 70S राइबोसोम भी है, इनमें सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन भी है। तो इनकी एग्जिस्टेंस ये प्रूव करती है कि किसी एक जमाने में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के समान होंगे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है उस पे हो जाता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 111 अब इसमें देखो, दैट इज पहला है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, तो न्यूक्लियस की यदि बात करते हैं तो इसमें देखो, न्यूक्लियोलस अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर राइबोसोम। दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। एरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट लेक न्यूक्लियस, तो ये भी राइट है, दैट इज सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड एंड आरबीसी ऑफ mammalian RBC is also enucleated. ठीक है, nuclear pore are the passage through which the movement of RNA and protein molecule take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. This is also right statement. It was first described as a cell organelle by Robert Brown in 1831. ठीक है, एंड फ्लेमिंग ने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो बेसिक डाई से कलरफुल हो जाता है, कलर में स्टेन हो जाता है, और इसके अंदर के क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज डीएनए को उन्होंने, डीएनए एंड अदर प्रोटीन्स, डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन जो सब मिलकर के क्रोमेटिन बनाते हैं, तो क्रोमेटिन वर्ड जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था। ओके, अब इसमें जो ऊपर के ये और ये स्टेटमेंट है इसको हम देख लेते हैं और न्यूक्लियर पोर के कॉम्प्लेक्स को भी वहीं समझ लेते हैं। तो सिंपल सा है, न्यूक्लियस एक यूकैरियोटिक सेल में डबल यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें, ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन हुई, ये आउटर मेम्ब्रेन हुई, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलेमा होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलेमा होती है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी होती है। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि एक डेंस एरिया दिखाई देता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसके बारे में फोंटाना ने बताया था। ये न्यूक्लियस में यदि आप एक इंटरफेस की सेल देख रहे हो तो यहां पर एक ये जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस का हिस्सा है। न्यूक्लियोलस कोई इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब इसी न्यूक्लियस में हम देखते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर डीएनए भी पड़ा हुआ है। ठीक है, क्रोमेटिन रेटिकुलम भी पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है इसका जो एमॉर्फस मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एमॉर्फस मैट्रिक्स है। ओके, इसमें फिर हम देखते हैं फाइब्रिलर रीजन। फाइब्रिलर रीजन यानी जो प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल आरएनए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ कहीं पे हम देख रहे हैं ये ग्रेन्युलर रीजन है। ग्रेन्युलर रीजन यानी जहां हम देख रहे हैं राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म ने बना करके भेजा है, ये दोनों मिलकर के स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के रूप में असेंबल हो रहे हैं। और यहाँ पर हम ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो, दिस इज क्रोमेटिन रेटिकुलम, वो डीएनए या वो क्रोमेटिन रेटिकुलम जो न्यूक्लियोलस वाले एरिया में है। तो ये न्यूक्लियोलस वाले एरिया में है, तो इस क्रोमेटिन रेटिकुलम का क्या काम होगा, दैट इज ये जो डीएनए है ये हमें ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू राइबोसोमल आरएनए बना करके देगा। ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए बना के दिया, साइटोप्लाज्म से प्रोटीन आया, तो ग्रेन्युलर रीजन में इन दोनों की असेंबली हुई। ठीक है, और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है ये ट्रैफिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से चीज़ें अंदर जा रही हैं और न्यूक्लियस से चीज़ें बाहर जा रही हैं। अब आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, राइबोसोमल आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसफर आरएनए का बनना, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। ट्रांसलेशन के लिए इनको सबको कहाँ भेजना पड़ता है, हमें राइबोसोम के पास, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म। तो यहाँ, और जैसे अभी हमने देखा कि जो राइबोसोम पार्टिकल्स बन रहे हैं, स्मॉल या लार्ज सब यूनिट बन रही है, वो न्यूक्लियोलस में बन रही है, तो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करके दे रहा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम से चीज़ें अंदर आए, तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो यहां पर हमने आंसर तो देख लिया था, दैट इज 1 2 3 4 आर द राइट स्टेटमेंट, जबकि फिफ्थ स्टेटमेंट वाज रॉन्ग।
ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, दैट इज ओनली 1 2 3 4 आर द राइट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, ठीक है। सो सिंपल है, सबसे पहले वो देख लिया करो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ओके, सो दैट इज द आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और राइट स्टेटमेंट, एंड फिफ्थ वन इज रॉन्ग बिकॉज न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑर्किड की सेल्स में इसको खोजा था। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट देखते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के पॉलीमर होते हैं। इसमें एक्टिन प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, दैट इज एक्टिन होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में कई सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि केराटिन और अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है किस किस काम में आता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, फ्लैजिला एंड बनाता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो है जैसे अमीबा, ये स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रोफिलामेंट ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट इज साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियर लेमिना बनाता है। ठीक है, सो ये मतलब टेंशन बेयरिंग एलिमेंट के कि जैसे हम एक सेल का शेप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल इसी शेप में रहे। अब ये होता है कि यदि मान लो ये साइटोस्केलेटन नहीं होते, मतलब जैसे हम बीम खड़ा करते हैं ना, उसी तरीके से ये साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराते हैं। हम जैसे कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, कोई भी सेल एक पर्टिकुलर शेप में दिखाई देती है बिकॉज ऑफ देयर साइटोस्केलेटन, एंड इट इज साइटोस्केलेटन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक सेल। अब सिंपल है, आप पता कर लो कौन यूकैरियोटिक नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ डून किसमें नहीं होगा ये पूछ रहा है। प्लाज्मोडियम दैट इज प्रोटोजोआ में स्पोरोजोआ क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज प्रोटोजोआ इज यूकैरियोट्स, इसमें होगा। यूग्लिना में होगा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा में होगा, दिस इज फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई। साल्मोनेला बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इसमें नहीं होगा, दैट इज आंसर हो जाता है हमारा सी। ओके, सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच करना है। यहाँ ये नहीं है कि अब ये किस में है किस में नहीं, सीधे सिलेक्ट करो कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। ओके, सो दैट इज आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं दैट इज, इनका काम जो होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, दैट इज, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम नहीं होता, लोकोमोशन इनका काम नहीं होता। अमीबा में लोकोमोशन जो है स्यूडोपोडिया की हेल्प से होते हैं, जो कि अभी जस्ट हम पढ़ के आए कि दैट इज साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपल सा है, ये अमीबा की सेल है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस है और अदर सेल ऑर्गेनल्स पड़े होंगे। ओके, तो इन केस में हम सिंपल सा क्या देखेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट, अब सपोज ये पॉन्ड वाटर में था, सपोज ये जो है, तीन कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये अमीबा जो है पॉन्ड वाटर में हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं बिल्कुल प्योर वाटर, यानी जो हम पानी पीते हैं प्योर वाटर, उसमें डाल दूं, प्योर वाटर में, तो क्या होगा, ये यहाँ जो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक स्टेट को शो करेगा, और जिसके कारण हम देखेंगे कंटिन्यूस एंडोऑस्मोसिस होगी। अब प्रोटोजोआ है ये, ठीक है, अमीबा प्रोटोजोआ है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। अब कंटिन्यूस पानी एंटर होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगी और वो अमीबा की सेल जो है खत्म हो जाएगी, अमीबा खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हमने क्या किया, एक पॉन्ड वाटर के अमीबा को बिल्कुल प्योर वाटर में रखा, तो क्योंकि प्योर वाटर की एनर्जी ज़्यादा है, उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और हमें मालूम है वाटर की मूवमेंट ऑलवेज हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है। कंटिन्यूस एंडोऑस्मोसिस चालू हुई, एक्सपांशन हुआ। इसी बीच क्या किया जाएगा कि ये पानी भरता जा रहा है तो इसके चारों ओर वैक्यूल मेम्ब्रेन बनेगी, और ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, और ये मूव करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ रप्चर होकर के पानी को निकालते जाएगी। जस्ट लाइक यदि घर में पानी भर जाए तो बाल्टी में भर भर के फेंका जाता है,
वही काम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही है, फ्लूइड कंटेंट को कंट्रोल कर रही है, साथ ही साथ एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल करती है। तो आंसर हमारा हो जाता है दैट इज ए। आंसर क्या हुआ हमारा? दैट इज ए। ओके, देन क्वेश्चन 122 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? दैट इज सिंगर निकोलसन ने इन द ईयर 1972। ठीक है, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल ऐसा मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो काम करती है उसको इस मॉडल के थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन, और कौन सी सेल है उसके हिसाब से लिपिड और प्रोटीन का वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर सेल में एक कांस्टेंट अमाउंट में प्रोटीन हो और एक कांस्टेंट अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट हो, ये वेरिएशन होता रहता है सेल टू सेल टाइप। ओके, अब यहां पर देखो ये जो लिपिड है ये 2 लेयर के रूप में होती है। ये लिपिड का हेड है और ये लिपिड की टेल है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की टेल है। अब ये इस तरीके से हैं, तो अरेंजमेंट जो है लिपिड जो है बाई लेयर के रूप में है, एक लेयर इस तरीके से और दूसरी लेयर इस तरीके है, जिसमें हेड जो है आउटर साइड पे है, और जबकि जो इनकी टेल है, ठीक है, जो टेल 2 टेल दिखाई दे रही है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि ये जो टेल होती है इसका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है और उसको पानी पसंद नहीं है। तो यहाँ इंटरसेलुलर फ्लूइड है और ये सेल पूरी ऐसे बनाओगे तो इधर साइटोप्लाज्म है, मतलब प्रोटोप्लाज्म है, उसमें भी वो पानी है। ठीक है, तो हेड जो है हाइड्रोफिलिक है बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल, जबकि टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो हाइड्रोफोबिक टेल को बचाने के लिए लिपिड जो है बाय लेयर में अरेंज होकर के अपनी टेल को पानी से बचाने के लिए अंदर की तरफ कर देता है, जबकि हेड को वाटर की तरफ रख लेता है। ओके, ये जो है इनका अरेंजमेंट होता है। और मैंने आपको एक चीज और बोली कि दैट इज लिपिड जो होता है, सॉरी, सिंगर निकोलसन मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है और प्रोटीन जो है इस तरीके से बीच बीच में पड़े हुए हैं। जैसे ये पूरा लिपिड है, यहाँ पर जगह जगह पर प्रोटीन है, वो जो कि रिसेप्टर प्रोटीन भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर भी प्रोटीन भी हो सकते हैं, बहुत सारा फंक्शन। प्रोटीन जो है एक 1 मैन आर्मी है, आप जो बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो वो चार्ट में, बहुत सारा हार्मोन के रूप में भी, एंजाइम के रूप में भी, रिसेप्टर के रूप में भी, सिग्नलिंग में भी, सब तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने एक लाइन बोली कि दैट इज जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो स्ट्रक्चर को भी समझा देता है, फंक्शन को भी समझा देता है। तो किस तरीके से फंक्शन को समझा रहा है? जो क्या जरूरत आई कि लिपिड को इस तरीके से ही रखा गया, लिपिड को ऐसे बीच में क्यों नहीं रखा गया? जैसे पहले के मॉडल बोल रहे थे कि दैट इज ये प्रोटीन की लेयर, ये प्रोटीन और ये लिपिड बाई लेयर, इस तरीके से। तो ये अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन और ये अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, ये देखो ये इस तरीके से लेयर के रूप में है और ये इस तरीके से रखा गया, बीच बीच में फंसा के मोज़ेक पैटर्न में रखा गया। तो क्या कारण था? तो एक्चुअली हमें मालूम है ये जो लिपिड है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का, लिपिड की टेल जो हाइड्रोफोबिक नेचर की है और ये पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगी। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी। तो अब पोलर मॉलिक्यूल, ये जो सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल को तो कई सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो कहाँ से लाएं? तो एक्चुअली इसीलिए ये अरेंज किया है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू, ट्रांसपोर्टर चाहे वो चैनल प्रोटीन हो चाहे कैरियर प्रोटीन हो, उसके थ्रू आना जाना करेंगे। ये मना कर रही है, लिपिड मेम्ब्रेन मना कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड पोर्शन मना कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल को आने जाने नहीं दूंगा, तो कोई बात नहीं। दैट इज हमने प्रोटीन रख दिया कि ठीक है ये लिपिड नहीं जाने दे रही है तो कोई बात नहीं, प्रोटीन को रख देते हैं, उनके थ्रू हम उनके थ्रू हम पोलर मॉलिक्यूल का आना जाना करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज सेम, अलग वेरी करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन या के रूप में, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन पोलर हेड ऑफ लिपिड, तो ये बोल रहे हैं कि अब्सेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पोलर हेड ऑफ लिपिड आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, तो हमने क्लियरली देखा, टेल को अंदर रखा और हेड को बाहर की तरफ। अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, दोनों ही लेयर, लिपिड तो है, लिपिड बाई लेयर में अरेंज है और वो हाइड्रोफोबिक नेचर, उसकी टेल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट दो है, दैट इज सी ओनली। क्वेश्चन 134 में देखते हैं, द ओनली ऑर्गेनेल
फाउंड इन पीपीएलओ। तो प्लूरोनिमोनिया और लाइक ऑर्गेनिज्म दिस इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसको क्या बोलोगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलोगे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलोगे? माइकोप्लाज्मा को हम इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में रखते हैं क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल नहीं है तो वो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन ही नहीं होगा, और क्रिस्टल वॉयलेट से जो चीज़ें स्टेन नहीं होंगी वो ग्राम नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल है जिसमें स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और हमें मालूम है जब हम प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो आइदर अब यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, एक वैक्यूल जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम दैट इज जिसे कि हम इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के लिए हमें प्रोटीन दैट इज एंजाइम की सिंथेसिस करके देता है। तो दैट इज ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, दैट इज 70S राइबोसोम होता है। ओके, सो राइट आंसर इज दैट इज बी। क्वेश्चन है क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन कंडेंस्ड ड्यूरिंग इंटरफेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो सेल साइकिल में क्रोमेटिन मटेरियल जो कि कंडेंस्ड ही रह जाता है, ठीक है, G1 S G2 और ये M फेज दैट इज सेल डिवीजन फेज है। तो ये तीनों मिलाकर के इंटरफेज बना रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है उसका कुछ हिस्सा जो है बहुत कंडेंस्ड है, कॉइल्ड है, ठीक है, उसमें भर भर के स्टोन जमा करके हमने उसको कंडेंस करके रखा है। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है मतलब दैट इज वो ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑपरेट नहीं हो रहा। और ये जो है ये भी क्रोमेटिन है, ठीक है, इसमें भी स्टोन है लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं है, और ये यूक्रोमेटिन है जो जेनेटिकली एक्टिव है, दैट इज यूक्रोमेटिन का डीएनए ट्रांसक्राइब होकर के हमें आरएनए बना के देता है। तो दैट इज आंसर हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में एक फैकल्टेटिव क्रोमेटिन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है। फैकल्टेटिव क्रोमेटिन ऐसा रहता है कि ठीक है आज मैं यूक्रोमेटिन बोलता है, ठीक है आज मैं हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज हो जा रहा हूँ, फिर हेट्रोक्रोमेटिन वापस यूक्रोमेटिन में चेंज हो सकता है। तो मतलब क्या बोलते हैं, विकल्पी है, वो विकल्प है वो। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कैन चेंज इनटू यूक्रोमेटिन आल्सो। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जिसके एग्जांपल में हम सेंट्रोमियर पढ़ते हैं जिसमें रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, वो जो है वो जिद्दी है क्रोमेटिन है, वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में आ गया है ना तो अब वो कभी भी यूक्रोमेटिन के फॉर्म में नहीं आता। तो सेंट्रोमियर इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। बार बॉडी जो कि ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट होती है वो जो है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में होती है। ओके, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन है सेंट्रल शीथ स्पोक लिंकर टर्म आर रिलेटेड विथ। तो ये जो है किसमें देखने को मिलता है, ये हमें सीलिया और फ्लैजिला, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला में देखने को मिलता है जो कि सेल के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस से तो है नहीं। मशीनरी ऑफ सेल रिलेटेड टू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इसके लिए क्या कौन सा सेल ऑर्गेनेल चूज करोगे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दैट इज गोल्गी बॉडी। ओके, द मशीनरी ऑफ सेल रिलेटेड टू सेलुलर लोकोमोशन, सीलिया फ्लैजिला जो है सेल को घुमाने फिराने ले जाते हैं। ओके, सो ये हुआ। तो यहाँ सिंपल आप देखो, यदि आप यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला की फोटो यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला की इमेज देखोगे, ये इस तरीके से दिखाई देगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने होते हैं जो कि क्या होते हैं, दैट इज साइटोस्केलेटन होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में सीलिया होते ही नहीं, फ्लैजिला होते हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिसमें हम रिंग एंड रॉड, बेसल बॉडी उसकी जो होती है रिंग एंड रॉड्स की बनी होती है, एक हुक होता है और एक फिलामेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब यहाँ पर आप सिंपल देखो तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला या सीलिया को लोग, तो ये जो ग्रीन कवरिंग दिखाई दे रही है वो कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो है ये रेड जो है ये सेंट्रल शीथ है। अब यहाँ पर देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तो डबलेट फाइबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आपको पेरीफेरी में दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिंगलेट फाइबर आपको कहाँ, सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये ब्रिज से जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रल शीथ है
और यहाँ पर यदि आप इसको 1 बोल रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9 डबलेट फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के देखने को मिल रहे हैं और सेंटर में 2 सिंगलेट फाइबर देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों आपस में ब्रिज से कनेक्टेड हैं। और आप ये देखो, दैट इज ये जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं, ये भी प्रोटीन का बना है। और ये डबलेट फाइबर जो है, इसमें ये ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी जो है लिंकर प्रोटीन कहलाता है, वो भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आप ये देखो, ये पूरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और इसमें हमने कितने डबलेट फाइबर को अरेंज किया, दैट इज 9 डबलेट फाइबर को अरेंज किया। तो आप इसको डिवाइड करोगे 9, तो कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर आप देखोगे, यदि इन दो कॉन्जिक्यूटिव डबलेट फाइबर के बीच का एंगल देखते हो तो ये 40 डिग्री के करीब का होता है। ओके, सो ईच एंड एवरी लाइन आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन 146, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन 60s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज। तो 60s बोल रहा है, यानी हमें क्लियर पता चल रहा है ये किस राइबोसोम की बात, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहा है। उसमें स्मॉल सब यूनिट जो होती है 40s की होती है, और इसमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 80s राइबोसोमल आरएनए होता है। जबकि जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 5s होता है, 5.8s होता है एंड 28s होता है। 28s कुछ नहीं बल्कि एक राइबोजाइम है, दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस है, जो एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस चार्ज्ड एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और याद रखिए, 5s राइबोसोमल आरएनए जो है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 से सिंथेसाइज होता है, 3। ठीक है, और ये जो दो हैं 5, 8 और 28s जो होता है, या 18s, ठीक है, 5.8, 18 एंड 28s, ये तीनों जो है ये आरएनए पॉलीमरेज 1 से सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ की कॉन्सेप्ट है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। ओके, तो दैट इज कहाँ हो गया, ये राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन 60s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो स्मॉल सब यूनिट में सिर्फ 18s है और ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, उसमें कितना है, 18s राइबोसोमल आरएनए है, ये 40s और ये 60s। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक का देखोगे तो प्रोकैरियोटिक का ये जो है 30s स्मॉल सब यूनिट, जिसमें 16s राइबोसोमल आरएनए होता है, और यहाँ पर 23s एंड 5s। ठीक है, यहाँ 5s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s एंड 28s। ओके, क्लियर। आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सारे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए सभी की सिंथेसिस कर देता है। दैट इज आंसर इज डी। एमएचसी इज रिलेटेड टू, एमएचसी जो है सेल रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एडेप्टिव दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एमएचसी की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स के लिए है। वर्टिब्रेट्स में ही आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज सेल मीडिएटेड सीएमएस, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है, डीएनए है। डीएनए में क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं जिनको हम एमएचसी बोलते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये क्लोजली लिंक्ड जीन है, एमएचसी जीन, इसको एमएचसी नाम दिया जाता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये सरफेस प्रोटीन, ये जीन ट्रांसक्राइब्ड होंगे, और इनके ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब उस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो वो सेल के सरफेस प्रोटीन को बनाएंगे। सेल के सरफेस प्रोटीन जो है आपको मालूम ही है, यदि एक कोई ये ए पर्सन है, ठीक है, हम इसमें सोचें कि इसकी बॉडी में हम बी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, तो हमें बहुत टिश्यू मैचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक की सेल सरफेस में ये जो प्रोटीन है जिसे हम एंटीजन नाम देते हैं, ठीक है, तो इस मतलब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जिसमें हम देखते हैं बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। तो ये एंटीबॉडीज जो है अपने एंटीजन को पहचानती है, ठीक है, अपने एमएचसी प्रोटीन को पहचानती है। तो जैसे ये ए एंटीजन है, ये ए पर्सन है, इसकी एंटीबॉडीज, इसकी खुद की जो एंटीबॉडीज हैं इसमें जो भी बनेंगे, वो इसके एंटीजन को, इनकी सेल की सरफेस पे जो भी एंटीजन है उसको पहचानती है। यदि हमने ऐसी कोई सेल ग्राफ्ट कर दी इसकी बॉडी में जिसमें एंटीजन डिफरेंट है, तो इस पर्सन की
ह्यूमोरल इम्यूनिटी में प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी उसको टारगेट कर देगी, उसको पे अटैक कर देगी, उसको खत्म कर देगी। तो एक्चुअली सेल जो एक इंडिविजुअल की जितनी भी सेल होती हैं उस सेल सरफेस पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो सेल रिकॉग्निशन का काम करवाते हैं। ये देखो, ये ए पर्सन की सेल है, इसके एंटीजन ऐसे हैं, बी पर्सन की सेल के एंटीजन ऐसे हैं। अब ए पर्सन की जो एंटीबॉडी है वो इसको तो पहचानती है लेकिन इसको नहीं पहचानती, इसको वो जाके अटैक कर देगी कि कोई फॉरेन चीज़ें आ गई हैं सेल को, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को के लिए वो हार्मफुल होगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यही है, दैट इज ये। तो एमएचसी की कॉन्सेप्ट सिर्फ वर्टिब्रेट्स के लिए, दैट इज डीएनए का एक पोर्शन जहां पर क्लोजली लिंक जीन होते हैं जो कि ट्रांसलेट होकर के सेल सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सरफेस प्रोटीन को बनाते हैं जो कि रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दैट इज आंसर हो जाता है हमारा सी। हमारा आंसर क्या हुआ? दैट इज सेल रिकॉग्निशन। क्वेश्चन 154 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए एट ईच पोल ऑफ एनाफेज 2। ठीक है, एनाफेज 2 बोल रहा है, तो an amount of DNA at each pole of anaphase 2, number of tetrad are 20 and DNA content at tetravalent stage is 10। तो यहाँ पर सिंपल देखो, ये कितने टेट्राड बोल रहे हैं? टेट्राड आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? दैट इज टेट्राड आप मेटाफेज 1 में देखते हो और इसके अलावा आप जाइगोटिन एंड पैकाइटिन स्टेज में देखते हो प्रोफेज 1 की। तो यदि सपोज ये टेट्राड कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, 20 है तो एक टेट्राड में दो क्रोमोसोम है, तो 20 टेट्राड है तो 20 इंटू 2, तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 40। ठीक है, एनाफेज 2 ये सब होमोलोगस पेयरिंग ये सब बोल रहे हैं, यानी डेफिनेटली ये मियोसिस है। ठीक है, एनाफेज 2 बोला है तो अपने आप ही आप समझ रहे हो कि मियोसिस है। टेट्रावेलेंट बोल रहा है, टेट्राड बोल रहा है तो मियोसिस है। ठीक है, तो मियोसिस में एक सेल जिसमें यदि 40 क्रोमोसोम है, जब वो मियोसिस उसमें होता है, मियोसिस 1 होता है तो 2 सेल का बनना होता है जिसमें n = 20 क्रोमोसोम होते हैं। फिर मियोसिस 2 से इससे 2 सेल बनेगी, इससे 2 सेल बनेगी, तो यहाँ पे भी n = 20 हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम नंबर तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब डीएनए अमाउंट की कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज क्लियर हो गई ना कि पेरेंट सेल में 2n = 40 क्रोमोसोम थे, तो जो 4 डॉटर सेल बनने वाली है उनमें हर एक सेल में n = 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अब डीएनए कंटेंट की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो डीएनए कंटेंट की कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं? दैट इज ये G1 है, ये S है, ये G2 है और ये M फेज है। ठीक है, ये मियोसिस 1 है, फिर इंटरकाइनेसिस होगा जिसमें S फेज जो है मिसिंग होगी, एब्सेंट होगी, देन ये दिस इज मियोसिस 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हमने ये सेल ली 2n = यहाँ कितना था? 40 था। जब ये सेल S फेज में जाएगी तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो यदि यहाँ पर 2n = 2c = 10 pg था। ठीक है, टेट्रावेलेंट स्टेज में 10 pg है। ठीक, ये क्लियरली लिखा है ना, ये टेट्रावेलेंट स्टेज में 10 pg लिखा हुआ है। अब यहां पर नेक्स्ट इज, तो इसी 10 pg पिकोग्राम डीएनए को हमें 4 सेल में डिवाइड करना है। अभी आप देखो यहां पर 2n = 2, c = 5c कंडीशन होगी G1 में। जो S फेज में रेप्लिकेट होगा तो यहां पर डीएनए अमाउंट जो हो जाएगा 2n = 4, c = 10 pg। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, यहां पे भी डीएनए अमाउंट जो है 10 pg हो गया। ठीक है, अब मियोसिस 1 में टेट्रावेलेंट स्टेज में 10 pg अमाउंट है। ठीक है, मियोसिस 1 के बाद दो सेल बनी, n = 20 और डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगा? 2c = 5 pg, 2c = 5 pg। ठीक है, जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो इससे 2 सेल बन रही है, सेम उसी के दूसरे के साथ भी होगा। यहां पर भी n = 20 और यही जो डीएनए अमाउंट 5 pg है वो 2 सेल में 2.5 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्रावेलेंट स्टेज में 10 pg बोला है तो ऑटोमेटिकली आप इसका हाफ कर दो G1 में, क्योंकि टेट्रावेलेंट स्टेज में 10 pg बोल रहा है, दैट इज वो डिनोट कर रहा है आफ्टर S फेज, दैट इज आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आपको इस अप्रोच से सॉल्व करना है कि यदि मियोसिस है तो G1 में जितना डीएनए अमाउंट है उसका आधा उसकी 4 डॉटर सेल्स में आएगा।
ठीक है। मियोसिस 1 में मियोसिस 1, ठीक है, और एस फेज के बाद G1 का डबल हो जाता है तो G2 में डबल अमाउंट दिखाई देगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो G2 में मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद जो 2 डॉटर सेल बनेगी उसका डीएनए अमाउंट G1 की इक्वल हो जाता है। कितनी भी, हालांकि जिस तरीके से एग्जाम जा रहा है और इस साल जो भी तमाशे हुए हैं उसके बाद हम सभी को ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, बट ये जो है एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है, कि क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कि यदि स्टेटमेंट बनाए जाते हैं कि इन मियोसिस डीएनए अमाउंट इन G1 इज इक्वल टू डॉटर ऑफ मियोसिस 1 और डॉटर ऑफ मियोसिस 2, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस देखते हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगी, तभी वो चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो G1 में जो डीएनए अमाउंट होता है तो मियोसिस 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल बनती हैं उनमें 5, एंड आप यहाँ पे भी देख लो 5, ठीक है, और डॉटर सेल में जो G1 में डीएनए अमाउंट है उसका जस्ट हाफ हो जाता है। ओके, तो ये चीज हो जाती है। अब इसके बाद क्योंकि सिंपल सा देखो ना, यहां तो हम 2n सेल ले रहे हैं, 2n सेल ले रहे हैं तो 5c है, n लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ओके, 2n में 5c है तो n में 2.5 होगा। ओके, सो इस तरीके से सॉल्व करना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सिस्टम में मिलते ही हैं इनसे रिलेटेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 and 2.5। ओके, क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी जो क्रोमोसोम बने थे वो वापस क्रोमेटिन रेटिकुलम में चेंज होंगे यानी लंबे होंगे, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज टेलोफेज। हम सिंपल बोलते हैं ना कि प्रोफेज एंड टेलोफेज जस्ट अपोजिट होते हैं। जहां प्रोफेज में हम क्रोमेटिन रेटिकुलम का क्रोमोसोम के रूप में बदलना देखते हैं, तो टेलोफेज में हम क्रोमोसोम का क्रोमेटिन रेटिकुलम में, प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होता है तो टेलोफेज में रीअपेयर होता है। ठीक है, देन सेंट्रियोल मूवमेंट आपको कब देखने को मिलती है, अभी पहले इसको हम कर लेते हैं, दैट इज सी। सेंट्रियोल मूवमेंट आपको दैट इज डी फेज में, दैट इज प्रोफेज में देखने को मिलती है। अब अब्सेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है आपको मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस में एब्सेंट होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4C स्टेज जो होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज एस फेज के बाद होती है, तो CDBA। ओके, सो दिस इज द आंसर CDBA। क्वेश्चन है फिर उसी तरीके का, इफ अ मियोसाइट इन G1 स्टेज कंटेन 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, G1 स्टेज मियोसाइट ऑलवेज डिप्लॉयड होती है, मियोसाइट जो है ऑलवेज डिप्लॉयड होती है, तो कितना होगा, 40 का 10 करोगे कि 20 करोगे, सोचो 40 का 10 करोगे कि 20 करोगे, क्या करेंगे हम, 20 करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा है, ये G1 में बोल रहा है बेटा, G1 में कितना बोल रहा है, 40 पिकोग्राम, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, ये 80 पिकोग्राम हो जाएगा, और 80 को हमें 4 सेल में बांटना होगा, तो दैट इज वाई आंसर हो जाएगा ए। अब उसको 10 मत कर देना क्योंकि हमें एस फेज से निकालना है इस सेल को। ओके, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन प्रोफेज 1। ठीक है, लंबा चौड़ा है, सीधे से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पेकाइटिन, सिनेप्सिस कब होती है, दैट इज जाइगोटिन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटिन, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा डाइकाइनेसिस, कियास क्रॉसिंग ओवर दैट इज क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसमें सबसे पहला स्टेज कौन सा होगा, दैट इज 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से एक ये स्टार्ट हो रहा है और फिर ये एक ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2 के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, दैट इज 2 के बाद हो जाएगा 1, और 1 के बाद आप देखोगे दैट इज 5 क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दैट इज 3 दैट इज डिप्लोटिन, और लास्ट में आप देखोगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज
आंसर हुआ हमारा ए। ओके, सो आंसर इसमें से हम क्लियरली देख रहे हैं, दैट इज आंसर जो हो जाता है दैट इज ए। ओके, क्वेश्चन 172, G0 स्टेज ऑफ सेल डिनोट्स, तो G0 सेल जो है दैट इज जिसे हम क्विसेंट स्टेज सेल स्टेज भी बोलते हैं, दैट इज यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बट सेल डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल सा, जैसे यदि हम सेल साइकिल की बात करते हैं G1 S G2, ठीक है, जिन सेल को सेल साइकिल में आगे बढ़ना है तो वो G1 से S में एंटर होती हैं। जिन सेल को डिफरेंशिएट होना है, यानी अब डिवीजन नहीं होना बल्कि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया गया है, जैसे मान लो ये न्यूरॉन सेल बनी, न्यूरॉन सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया गया है, अब उसमें डिवीजन नहीं होगा, या मसल सेल है उसमें डिवीजन नहीं होगा, या कोई भी सेल जिसमें अब डिवीजन नहीं होना, उसको हम सेल साइकिल की G0 स्टेज में भेज देते हैं। दैट इज उसको G1 से एग्जिट करा देते हैं और G0 स्टेज में भेज देते हैं, जिसे कि शांत प्रावस्था के नाम से भी, दैट इज क्विसेंट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट वो डिवाइड नहीं होती। तो दैट इज आंसर क्या हो जाता है, द एग्जिट ऑफ द सेल फ्रॉम G1 फेज। ओके, तो यहाँ भी कभी ये शायद तक 2020 का क्वेश्चन था ये, जिसने काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तो दैट इज G0 से इसको एग्जैक्टली यदि हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट, तो ये एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल होता है। ठीक है, लेकिन जो NCERT दी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, दैट इज G1 एग्जिट फ्रॉम द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके, क्वेश्चन है हाउ मेनी फेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस हैव 2 DNA इन अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। तो सीधी सी बात है, आपको इसमें क्या चेक करना है कि दैट इज सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, किस सेल डिवीजन में। मियोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ है, माइटोसिस में कहाँ है। तो माइटोसिस में तो एक ही होता है, दैट इज एनाफेज ही होता है। ठीक है, और इसमें एनाफेज 2 में होता है। ठीक है, तो अब आप सिंपल सा समझ रहे हो, यदि हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में G1 S G2, ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज और ये टीलोफेज। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे G1 S G2, ये मियोसिस 1 इंटरकाइनेसिस एंड दिस इज G2 में प्रोफेज 2, ये G2 है तो बस इतना ही लिख रही हूँ, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ पर क्रोमेटिन रेटिकुलम इस तरीके से एक थ्रेड वाला दिखाई दे रहा है। एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ, इसका डुप्लीकेशन हुआ यहाँ पे, इससे दूसरा बन गया। ये कहीं घूम के अलग ना चला जाए तो इसको हमने सेंट्रोमेयर से जोड़ दिया, क्योंकि जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो यदि मान लो किसी सेल में एक से लेकर के जैसे जितने भी जीन हैं उसकी पूरी कॉपी दोनों डॉटर सेल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर फर्स्ट जीन था और यहाँ पर 30 जीन था, तो हमने रेप्लिकेट करके ये एक से लेकर के 30 जीन की एक एक कॉपी प्रोड्यूस कर ली। अब हमें इसको एक सेल को देना है, ये दूसरी सेल को देना है, तो ये इधर उधर घूम फिर सकते हैं ना, मेले में खो सकते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस में। हमने इनको सेंट्रोमेयर से जोड़ करके रखा है। ये एक क्रोमेटिड के रूप में प्रेजेंट है और ये एक और क्रोमेटिड के रूप में प्रेजेंट है। तो यानी एस फेज कंप्लीट होने के बाद हर एक क्रोमोसोम में 2 DNA स्ट्रैंड आ चुके रहते हैं। और माइटोसिस में G2 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज एक क्रोमोसोम में 2 DNA। एनाफेज में यहाँ पर ये सेंट्रोमियर से जो जुड़ा हुआ था ये स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये इस पोल की तरफ, ये इस पोल की तरफ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है माइटोसिस में, माइटोसिस यहाँ माइटोसिस M फेज है, उसमें G2 तो इंक्लूड नहीं होगा, उसमें S फेज नहीं होगा। तो माइटोसिस में दो स्टेज के क्रोमोसोम में, हर एक क्रोमोसोम में 2 DNA मॉलिक्यूल, दैट इज 2 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, वो होती है प्रोफेज और मेटाफेज। ठीक है, जबकि एनाफेज और टीलोफेज के क्रोमोसोम इस तरीके से सिंगल सिंगल दिखाई देते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मियोसिस 1 की 4 फेज एंड प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 में जाके सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो यानी 4 2 6, यानी माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 6 स्टेज, मियोसिस की 6 स्टेज यानी मियोसिस 1 की 4 स्टेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, दैट इज आंसर इज 2 and 6 स्टेजेस में आपको दिखाई देता है। सिंपल सा याद रख लो, आप माइटोसिस कर रहे हो तो एस फेज से स्टार्ट करो,
एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड या 2 डीएनए मॉलिक्यूल एस फेज से स्टार्ट करो तो मेटाफेज तक, और मियोसिस है तो एस फेज से स्टार्ट करो तो एनाफेज 2 तक। ठीक है, ये बस एक दो लाइन याद कर लो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट किससे एसोसिएटेड है, कहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है। 179 द फॉलोइंग डायग्राम शो मियोसिस 2, आइडेंटिफाई ABCD गिवन इन द डायग्राम। ओके, अब यहां पर देखो ABCD और एरो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी यहां से स्टार्ट करके आपको यहां जाना है। अब यहां पर देखो हाँ, ये एक क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमेटिड वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो ये तो मेटाफेज है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये एनाफेज हो जाएगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, ये अलग अलग जाने लगे, ये अलग जाने लगा, ये अलग जाने लगा, और ये हो जाएगा टीलोफेज, ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना है ये है कौन सा टीलोफेज यहाँ, क्योंकि प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 इस तरीके से चल रहा है। तो यहां आप सिंपल अभी जस्ट हम पढ़ करके आए कि जब आप मियोसिस की बात करते हो तो आप एस फेज से लेकर के मेटाफेज 2 तक हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड देखते हो। तो क्या यहाँ के क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। ये एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, ये हो जाएगी प्रोफेज 2, ये हो जाएगी मेटाफेज 2, और ये, ठीक है, क्लियर। अदरवाइज ये एनाफेज 1 होता तो एनाफेज 1 होता तो आपको कैसे क्रोमोसोम जाते दिखते अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, एनाफेज 1 होता। तो जबकि ये एनाफेज 2 है तो इसीलिए हम देख रहे हैं ये एक एक क्रोमेटिड एक, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा इसमें कि यहां पर कहीं प्रोफेज 1 2 लिखा हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोफेज 2 है, सॉरी मेटाफेज 2 है कि मेटाफेज 1। एक तो ये मैंने बताया कि आप देखो क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं। दूसरा तरीका ये है, यदि ये मेटाफेज 2 होती तो हमें 2 इक्वेटोरियल प्लेट दिखाई देती, यहां सिर्फ एक इक्वेटोरियल प्लेट है, ठीक है। मेटाफेज 1 होती तो यहां 2 इक्वेटोरियल प्लेट दिखाई देती, जिसमें आप देखते हैं ये एक होमोलोगस, इसका होमोलोगस इसके सामने होता, तो इस तरीके से एक प्लेट और ये 2 प्लेट। ये मेटाफेज 1 की कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाफेज 2 में बिल्कुल माइटोसिस के समान सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या देखा था, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, दैट इज आंसर हो गया, एंड आंसर हो गया हमारा ए। आंसर हमारा ए नहीं हुआ, ए इज टेलोफेज 2, ठीक है। बी इज एनाफेज 2, सी इज एनाफेज, सी इज मेटाफेज 2, दैट इज आंसर हमारा जो है दैट इज ये हो जाता है डी। ओके, आंसर क्या हुआ हमारा, डी। ओके, तो अब क्वेश्चन 180, ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है। अब आप इसमें देखो क्या है, आइडेंटिफाई ABCD। यहाँ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती हुई दिखाई दे रही है, और ये क्रोमेटिन रेटिकुलम का क्रोमोसोम के रूप में कंडेंसेशन दिखाई दे रहा है। तो ये अर्ली प्रोफेज हो जाएगी, ये लेट प्रोफेज हो जाएगी। अब आप देखो ये प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, जिसके कारण जो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे सेल में बिखरे हुए साइटोप्लाज्मा वाले एरिया में भी आ जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर पकड़ करके उनको इक्वेटोरियल प्लेट में लेकर के आते हैं। दैट इज, दिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज एंड दिस इज प्रॉपर मेटाफेज। तो अब देखते जाओ अर्ली प्रोफेज कहाँ है। ओके, अर्ली प्रोफेज। ओके, सो ये हुआ। देन इसके बाद जस्ट मिनट, ओके, क्वेश्चन 181, क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ X क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन Y क्रोमेटिड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, आइडेंटिफाई X एंड Y। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हम देखते हैं जो कि प्रोफेज 1 की पेकाइटिन स्टेज में होता है, तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ठीक है। दैट इज सिंपल सा है। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो 2n इज इक्वल टू, यदि 46 ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो इसमें n सेल जो भी, जस्ट इसको मैं अपने एग्जांपल लेके बोलूं तो मेरी हर एक सेल में n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम मेरी मदर के हैं और n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम मेरे फादर के हैं। हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में की बॉडी में जो 2 सेट क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम सेट उसकी मदर का होता है, एक क्रोमोसोम उसके
फादर का होता है क्रोमोसोम सेट, ठीक है। तो दैट इज सिंपल सा है, वो इस तरीके से होता है जब N इज इक्वल टू ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ठीक है, इनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, तो ये 2n होता है। यानी यदि मदर, ये जो ओवम है, ठीक है, ओवम है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये 23 क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस है, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस है, ठीक है। तो यानी जब हम ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक क्रोमेटिड पार्ट का एक्सचेंज होगा। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों है सिस्टर क्रोमेटिड? क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन से बने हैं। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ सिंपल है, एक्स इज होमोलोगस एंड वाई इज नॉन सिस्टर। तो एक्स इज होमोलोगस एंड वाई इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है जहां पर एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ओके, क्वेश्चन है, इफ फॉर ए स्पीशीज 2n is equal to 16 then during first prophase and second prophase of meiotic division of a cell how many tetrads and dyads will be formed respectively। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम अभी क्लियर करके आ चुके हैं। सबसे पहले डायट क्या होता है? एक क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके लिए हम डायट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यदि सिंपल सा आप देखो, यहां पर फिर से ले लो G1 G2, मियोटिक डिवीजन है ना, मियोसिस 1, इंटरकाइनेसिस जिसमें S फेज मिसिंग है, और ये मियोसिस 2, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफेज में एंड सेकेंड प्रोफेज में कितने टेट्राड होंगे और कितने डायड होंगे? तो मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी मेटाफेज 1 में। तो क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 16 है, तो कितने टेट्राड बनेंगे? 8 टेट्राड बनेंगे, ये फर्स्ट, और इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 8 इंटू 2 दैट इज 16 क्रोमोसोम हो गए, 2n इज इक्वल टू 16। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 सेल बनी, यहाँ n इज इक्वल टू 8, यहाँ n इज इक्वल टू 8। लेकिन हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ी है? एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड को हम डायट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। हमने क्लियर बात की ना कि मियोसिस में एस फेज से एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड डालना है तो मेटाफेज 2 तक 2 क्रोमेटिड रखना है। तो प्रोफेज 2 में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, दैट इज 8 डायड होंगे, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 8, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, 1 2 दैट इज डायड है, तो दैट इज 8 एंड 8 इज द राइट आंसर। आंसर हमारा हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है, अ ड्रग Pleclitaxel interfere with the breakdown of microtubule and stabilize them. This drug is also used in cancer therapy. Which of the following stage will be severely affected when animal cell is treated with this drug? ये Pleclitaxel जो है that is ये कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती है। इसोफेगस का कैंसर, कोलन का कैंसर, लीवर कैंसर, इसमें इसको कीमोथेरेपी में इसे केमिकल्स मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये क्या करती है, दैट इज़ हमें मालूम है जो स्पिंडल फाइबर हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल है और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमर है। हम जब कभी भी स्पिंडल फाइबर की बात करें या कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो उसका एक प्लस एंड होता है और एक माइनस एंड होता है। प्लस एंड जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जहां पर पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यदि जैसे मुझे स्पिंडल फाइबर बनाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को रखते जा रही हूँ, पॉलीमराइज करते जा रही हूँ और ये मेरा स्पिंडल फाइबर रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये जहां पर मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ या इस माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक होते हैं, ये खत्म भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने रखा है। अब इसको मैं एक एक करके हटाते जाऊँ इस एंड से, तो ये इस एंड से डीपॉलीमराइज कर रही हूँ, ठीक है। तो जहां पॉलीमराइजेशन होता है या डीपॉलीमराइजेशन होता है उस एंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज प्लस एंड कहते हैं। तो प्लेक्लिटैक्सेल मेडिसिन क्या करती है, कीमोथेरेपिक ड्रग क्या करती है, दैट इज ये स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। कब बन गए, दैट इज प्रोफेज में, ठीक है। लेकिन और ये किससे जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। अब कीमोथेरेपी चल रही है सेल में, प्लेक्लिटैक्सेल मेडिसिन मतलब डिलीवर कर दी गई है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। इसके केस में हम क्या देख रहे हैं, अब ये प्लेक्लिटैक्सेल जो है ये
इस स्पिंडल फाइबर को हमने काम सौंपा था कि इस क्रोमेटिड को, इस डॉटर क्रोमोसोम को लेकर के रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जाए, तो उसके लिए इसको डीपॉलीमराइज होना था, लेकिन इसने क्या किया, माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज कर दिया। इनके डीपॉलीमराइजेशन ने इस ड्रग को अलाउ ही नहीं किया। एनाफेज में रुक गई सेल, सेल डिवीजन नहीं होगा। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन स्टॉप करा दिया। और इस तरीके से हम प्लेटलेट यानी एनाफेज में हम देख रहे हैं ये अपना काम करके, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल को स्पिंडल फाइबर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें डीपॉलीमराइजेशन नहीं होने दिया, जिससे कि डॉटर क्रोमोसोम रिस्पेक्टिव पोल की तरफ नहीं पहुंच पाया, दैट इज सेल डिवीजन को अरेस्ट कर दिया गया। ओके, सो दैट इज आंसर इज सी। क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट शो दैट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल साइकिल में हम यहाँ पर देखेंगे, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, उस पढ़ के ही समझते हैं। व्हेन एस फेज सेल इज फ्यूज विद G1 फेज सेल, G1 फेज सेल इज स्टिमुलेटेड टू सिंथेसाइज DNA। तो एक सेल हमने एक मैमेलियन सेल ली जो G1 स्टेज में थी, दूसरी सेल ली वो S फेज में थी, हमने इसका फ्यूजन करा दिया। तो अब यहाँ पर ये G1 का न्यूक्लियस है और ये S का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम एक्टिव स्टेट में है, तो यहाँ पर G1 में जो अभी S फेज में एंटर नहीं हुई थी उसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टिमुलेटेड हो जाता है। बिकॉज S फेज के एंजाइम्स जो है, जो S सेल वाली है उसमें डीएनए पॉलीमराइजेशन के एंजाइम एक्टिव स्टेट में है, इस वजह से G1 में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ए इज द राइट स्टेटमेंट। अब भी देखो, व्हेन एन S फेज सेल इज फ्यूज विद G2 फेज सेल, डीएनए सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड इन G2 फेज सेल। तो ये जो है ये नहीं फाइंड आउट हुआ था, दैट इज रेप्लिकेटेड डीएनए जो है। हाँ, बट ये देखा गया कि यदि हम S फेज वाली सेल को G2 के साथ फ्यूज करते हैं तो G2 सेल जो M फेज में जाने की तैयारी कर रही थी वो G2 उसी स्टेज में अरेस्ट होकर के रह जाती है, क्योंकि कोई S फेज में कोई मॉलिक्यूल है जो जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता उसको M फेज में नहीं भेजता है। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग हो गया। ठीक है, तीसरा है, when a G1 phase cell is fused with G2 phase cell, DNA synthesis is induced। तो S phase है ही नहीं, तो यहाँ कोई DNA replication के एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। When a G1 phase cell is fused with an M phase cell, both G1 and M phase cell are stimulated to synthesize DNA। तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ S phase के एंजाइम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो DNA replication नहीं हो सकता। आंसर हो जाता है हमारा दैट इज A। आंसर क्या हुआ हमारा A। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इन एनिमल विथ नो एक्सेप्शन माइटोटिक सेल डिवीजन इन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हम हनी बी में देखते हैं, हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं, मेल हनी बी होते हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, वो हैप्लॉइड ही होते हैं जो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। तो ये मेल हनी बी को जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करना है तब वो माइटोसिस शो करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है, प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। तो ये बिल्कुल राइट है। प्लांट में हम देखते हैं जैसे ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और उसमें हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। तो आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस 1। ठीक है, कियास्मेटा फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू प्रोफेज 1। तो ये नहीं, कियास्मेटा फॉर्मेशन डिप्लोटेन में देखने को मिलता है, जबकि डाइकाइनेसिस जो है वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 शो करता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द पेकाइटिन स्टेज इज नॉट एन एंजाइम मीडिएटेड। तो ये हमने अभी देखा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम रोल प्ले करता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग जाइगोटीन, बिल्कुल राइट है। ड्यूरिंग एनाफेज 1 तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, तो एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड दैट इज डाइड फॉर्म में ही रहता है। तो 3 और 4 राइट है और 1 और 2 फॉल्स हैं। तो हमें विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स जो है ओनली 1 और 2, दैट इज आंसर हो जाता है हमारा सी। क्वेश्चन है, सेल डिवीजन से ही मियोसिस से, सिनेप्सिस टेक प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटीन। द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ synapsed homologous chromosome is called
बाइवेलेंट, ठीक है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जिसमें आप एक सेंट्रल, एक लैडर सीढ़ी के समान संरचना है जिसमें एक सेंट्रल एलिमेंट देखते हो और दो लैटरल एलिमेंट देखते हो, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पास पास लाने का, दैट इज उनके बीच में पेयरिंग कराने का काम करती हैं। तो पहला था जाइगोटीन, दूसरा हो गया था बाइवेलेंट। एग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कियास्मेटा एंड टेक प्लेस एट डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। recombination between homologous chromosome is completed by the end of Pectin stage। तो अब देखते जाओ, पहला है जाइगोटीन, दूसरा है बाइवेलेंट, तीसरा है कियास्मेटा। अब देखो जाइगोटीन, बाइवेलेंट, कियास्मेटा, डिप्लोटिन एंड पेकाइटिन, दैट इज आंसर हो जाता है बी। डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ बाइवेलेंट, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए बाइवेलेंट, तो बाइवेलेंट यानी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो कितने डीएनए, एक इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, दैट इज आंसर। बाइवेलेंट में पूछा है, ठीक है, ये नहीं पूछा है, स्टेज में नहीं पूछा है, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट यानी टेट्राड, टेट्राड यानी 4 डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। सो आंसर इज ए 4। तो ये कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया था। तो अप्रोच आपको क्रिस्टल क्लियर, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, यदि आप सेल डिवीजन साइकिल में से यदि इस तरीके से डीएनए अमाउंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन किस 2 स्टेज में सिमिलर होता है, किस में डिसिमिलर होता है, किसी भी तरीके से पूछे, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो बिल्कुल जब भी आप पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक लाइन भी आप छोड़ते हो जो आपको नहीं समझ में आई है तो वो आपका 4 नंबर माइनस करा सकती है। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान रख करके पढ़ो, ओके। थैंक यू, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग।